ओके बच्चे, आज हमने जो क्वेश्चन करना है मोमेंट से रिलेटेड वो है आपके पास ये अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ उसका फर्स्ट पेज। दिस वन, अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 41। इसमें जो एक क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू विद दिस टॉपिक मोमेंट, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इसके फर्स्ट पार्ट में वो पूछा है डिफाइन द मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट दैट इट मेजर्स। ओके, अब इसमें दो चीजें उसने पूछी हैं। ये देखिए 3 मार्क्स का है, इस चीज का ख्याल रखना। अब आपने सिंपल डेफिनेशन नहीं लिखनी, इसमें आपने दो चीजें बतानी है। पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन में आप लिखेंगे, ये लिख लें बेशक आप साथ साथ। डेफिनेशन में आप लिखेंगे द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, the turning effect produced by the force in the body is called moment। पहले आपने ये लिखना है और उसके नीचे फिर आपने लिखना है इसका फार्मूला। मोमेंट का फार्मूला क्या था आपके पास? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स। सर हम ये लिख सकते हैं पहली लाइन में कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन अ पिवटेड बॉडी, हम पिवट को मेंशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। तो पहले आपने ऊपर डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑन अ पिवटेड बॉडी, और फिर उसके बाद इसका फार्मूला साथ लिखना है आपने। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे आप एक मेंशन कर दें, वेयर एफ इज द फोर्स एंड डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, ये आपने कंप्लीट इसको लिखना है। ये पार्ट समझ आ गया सबको? बस सर ये फॉर्मूला तक ही लिखना है। जी फार्मूला, क्योंकि उसने बाद में ये भी पूछा है ना, डिस्क्राइब द इफेक्ट दैट इट मेजर्स, कि इसका इफेक्ट जो है वो ठीक है। किस तरह से मेजर किया जाएगा, तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाएगा। ठीक है सर, तो मैंने ऐसे कर दिया था, मैंने डेफिनेशन तो लिखी थी लेकिन मैंने मोमेंट के इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। जैसे मैंने कहा कि इट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट ऑन इट्स पिवट, तो मैंने इस तरह इफेक्ट बता दिया। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। ठीक। अच्छा जी, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखें सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि इसमें आपके पास a larger rectangular block of stone has a square base of side 3.4। अब आप देखें ये इसकी जो टोटल विड्थ दिखाई गई है ना, दिस वन, ये 3.4 है। और फिर वो कहते हैं फिगर 3.1 shows the block at rest। रेस्ट का मतलब होगा कि इसमें जो मोमेंट्स हैं वो इक्वल हुए हैं on a horizontal surface। The block is of uniform density and center of gravity G is at its center। देखें ये इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो पहले पार्ट में वो क्या पूछा है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी कोई बताएगा क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सर मैं बताऊं, जी बेटा बोलो। center of gravity is the point where whole weight of the body appears to act। वेरी गुड। द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी appears to act। किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जिसके ऊपर उसका पूरा पूरा वेट एक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज सपोज टू बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
और रेगुलर ये शेप ऑब्जेक्ट के जो सेंटर्स होती हैं या मिडल पॉइंट होते हैं, दैट इज सपोज टू बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपने ये 1 नंबर की डेफिनेशन है, उसको आपने डिफाइन करनी है। दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं द वेट ऑफ द ब्लॉक इज 1.3 इंटू 10⁷ न्यूटन। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ वेट ऑफ द ब्लॉक अबाउट कॉर्नर एक्स। अब कॉर्नर एक्स के अबाउट आपने टर्निंग इफेक्ट लेना है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज सपोज टू बी योर पिवट, दिस वन, ठीक है। और वेट कोई मुझे बताएगा इस डायग्राम में कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा? जी पे। जी पे, वेरी गुड। और ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये बेस को यस कहाँ सर। पे डिवाइड करेगा, कितने, इस टोटल लेंथ है 3.4, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा इसका एक्स से? ये लाइन इसको सेंटर में कट करेगी ना बेस को, क्योंकि ये सेंटर में आ रही है लाइन। जी। और टोटल लेंथ कितनी है, 3.4 है, तो मिड पॉइंट किस पे आ जाएगा, जी। 1.7 पे। जी। तो दिस डिस्टेंस विल बी 1.7, और इसका वेट जो है वो आपको गिवन है दिस वन। अब आप देखिए ये फोर्स आ गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि 1.7 किस तरह आया है। ओके, मैं बताता हूँ, दोबारा देखो। देखो ये टोटल लेंथ 3.4 है, तो ये भी 3.4 होगी। जी सर। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट आ रहा है वो इसके सेंटर से जाएगी, 3.4 के सेंटर से। जी सर। तो इसका मतलब हुआ पिवट से इधर एक्स से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो ये कितना डिस्टेंस बनेगा इसका, हाफ, 1.7। मतलब हमने 3.4 का हाफ लेना है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो फोर्स है वो 3.4 के मिड से जा रही है। ओके तो सर। ये डिस्टेंस हमने, क्योंकि पिवट और फोर्स का डिस्टेंस लेना होता है, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 1.7। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। ये आपके पास वेट आ गया, ये पॉइंट एक्स है, और ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 1.7। एक्स इज द पिवट। तो अब क्या करेगा, ये रॉड इस तरफ रोटेट होगा अबाउट द एक्स, ठीक है जी बेटा, समझ आ रहे हैं ना मोमेंट, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जी सर। जी तो सर। ये जी सर। मोमेंट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अब आप उसने कहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द वेट, वेट का मोमेंट फाइंड करना है, टर्निंग इफेक्ट। तो आपके पास वेट की वैल्यू ये है, तो इसका मोमेंट आप निकालने के लिए मोमेंट इज इक्वल टू वेट इंटू डिस्टेंस। वेट इज व्हाट, 1.3 इंटू 10⁵, और डिस्टेंस कितना हो गया, 1.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आंसर आ रहे हैं जी बेटा, डू you have the calculator? 1.3 टाइम्स 1.7, यह आ गया 2.21 और 10⁵ सर ये 2 आपने मतलब किस तरह ये इक्वेशन बनाई है? सर 10⁻7 है, 5 नहीं। ओके ओके ओके, जी मैं बताता हूँ बेटा, ठहर जी। दिस इज 7। हाँ जी, इन्होंने आप बच्चे पूछो कि ये इक्वेशन कैसे बनी है, मोमेंट किस तरह से आया है। पहले ये डायग्राम बताएं, ये समझ आ गई है। जी जी सर। देखिए वेट हमारे पास ये W, उसकी वैल्यू ये गिवन है 1.3 टाइम्स 10⁻7। ये मैंने यहाँ पे भी बता दिया डायग्राम। एक्स इज द पिवट, और पिवट और वेट में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आया,
ये जो टोटल डिस्टेंस था 3.4 उसका हाफ बनाया था हमने, क्योंकि हम जब भी मोमेंट लेते हैं तो हमने शुरू में जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, लेट्स सपोज दिस इज पिवट and there is a force acting upward or downward, and we will take the distance between pivot and force. So moment can be defined as product of force into distance, right? यस सर। जी सर। तो ये मोमेंट का हमने ये फार्मूला लगाया है, यहाँ पे हमने लिखा है वेट इनटू डिस्टेंस। वेट हमारे पास ये आ गया, दिस वन 1.3 इंटू 10⁷, और डी की वैल्यू सर हमारे पास। फोर्स इंटू डिस्टेंस नहीं होता? जी क्या कह रहे हैं? सर फोर्स इंटू डिस्टेंस नहीं होता तो हम वेट से क्यों करें? फोर्स और वेट एक ही होते हैं ना? बच्चे वेट इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स ना, वेट ग्रेविटेशनल पुल है ना, अच्छा ओके सर। तो वेट कह दें, ओके सर। टेंशन, अच्छा देखें ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स कह दें, वेट कह जी दें, डिस्टेंस कह दें, ये तीनों चीजें एक ही जैसी हैं, ऑल दीज आर फोर्सेस। ओके सर। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे अब वेट का कॉन्सेप्ट आ जी रहा था, तो वेट को हमने यूज किया और उसका डिस्टेंस यूज किया। फार्मूला सेम वही था शुरू में जो हमने यूज किया था, उसके मुताबिक एफ की जगह डब्ल्यू आ गया। अब बाजू का एफ की जगह टी भी आ सकता है, अगर स्ट्रिंग की बात होगी तो उसमें टेंशन होगी, तो वो टेंशन भी हम फोर्स लेते हैं, राइट बच्चे? अच्छा इसको अब आप सॉल्व करेंगे, कितना बन गया 2.21 टाइम्स 10⁻⁷। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। जी सर। ओके, अब हम नेक्स्ट तो पार्ट। सर बेसिकली पिवट पिवट शेप की किसी भी जगह पर हो सकता है? जी बिल्कुल, पिवट किसी भी तरफ हो सकता है, लेफ्ट पे हो सकता है, राइट पे हो सकता है, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, और उसके मुताबिक फिर टाइप्स ओके ऑफ मूवमेंट बनेगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, द ब्लॉक शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, स्टेट द टू डिफरेंट कंडीशंस दैट अप्लाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब इसकी दो कंडीशन कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो रिजल्टेंट जाएगी, फोर्स इज जीरो जी गुड, एंड रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, या जैसे मैंने आपको एक और तरह से लिखवाया था, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, और इसी तरह से रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो, यूं कह लें सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, या क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी एंटाई क्लॉकवाइज मोमेंट। राइट बच्चे, समझ आ गया क्वेश्चन? जी सर। ओके गुड, अब हम एक और क्वेश्चन जरा करते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं इसको। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? ओके, ये क्वेश्चन भी देखें, ये आपका आया है अक्टूबर नवंबर 22 में, इस टॉपिक से रिलेटेड मोमेंट से। अच्छा इसमें हम वो दो फार्मूलाज यूज करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर फोर्स वाला, जैसे मोमेंट के हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये कब यूज करते थे? जब मोमेंट
distance or force, both are perpendicular. पहले ये फार्मूला हमने पढ़ा था और एक फार्मूला हम और पढ़ा था हमने, मोमेंट इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा। ओके, और ये कब लगता है? जब डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे, उनमें कोई एंगल बनेगा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये दोनों फार्मूला समझ आ गए ना? जी सर। जी सर। ओके, अब इनको जरा जहन में रखने, और इस क्वेश्चन में ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे। जी, अब वो कह रहे हैं अ रॉक क्लाइंबर ऑफ टोटल मास, ये मास गिवन है आपको 62 kg, होल्ड्स herself in horizontal equilibrium against a vertical cliff। अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इससे आप कीवर्ड से आपके जहन में एकदम आ जाना चाहिए, यू हैव टू बी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के लिए फिर आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज मोमेंट होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और जब मोमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर आपने देखना है कि पिवट कहाँ पे है, फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही हैं, और उनके डिस्टेंसेस पिवट से कितनी है। ठीक है, ये सारा सीक्वेंस जहन में लेके आना है आपने। अच्छा बच्चों, अब उसने कहा है कि अगेंस्ट द वर्टिकल क्लिफ शी पुज ऑन अ रॉक दैट इज फिक्स एट द टॉप ऑफ द क्लिफ एंड प्रेस हर फीट अगेंस्ट द क्लिफ। ओके, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये रोप है, ये क्लिफ है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस आ रहा है 0.9 मीटर, और ये डिस्टेंस इसका रोप को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वहां से ये डिस्टेंस बन रहा है। अच्छा, अब पहले पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द क्लाइंबर। क्लाइंबर का टोटल वेट कैलकुलेट करना है। इसकी टोटल मास कितनी थी? 62 kg। तो वेट का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। मास इनटू ग्रेविटी। जी, नॉट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी। सर हम 62 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। जी बिल्कुल, 62 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, इसको मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा? सर 607.6। सॉरी, 607.6। 607.6। ये यूनिट क्या होगा इसका? जी, यूनिट क्या होगा वेट का? सर न्यूटन। न्यूटन। केजी। बिकॉज बिकॉज वेट इज अ फोर्स, तो यूनिट का ख्याल रखना है। तो टोटल वेट आपने इस तरह से निकाल लिया। अब जरा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसको। स्टेट द टू कंडीशंस नीडेड टू फॉर इक्विलिब्रियम, ये अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने जो लिखी थी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन रिजल्टेंट फोर्स इज 0 एंड रिजल्टेंट मोमेंट इज 0। ठीक है, ये कंडीशन आपने लिख लेनी है। अब आ जाइए इस पार्ट पे। क्लाइंबर सेंटर ऑफ मास इज 0.5 मीटर फ्रॉम द क्लिफ, कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट हर फीट ड्यू टू हर वेट। देखिए डायग्राम में आपके पास वेट कितना आया था, इसका वेट कितना आया था पीछे? 607.6। 60.6 न्यूटन। अच्छा, ये जो वेट है ये कहाँ पे एक्ट करेगा इस बॉडी में? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाया जा रहा है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, विच इज इक्वल टू दिस 607.6। ठीक है, और ये जो इसके फीट हैं, दिस विल एक्ट एज ए पिवट, and her weight actually tried to rotate it in the clockwise direction।
क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये बताएं मुझे, डायग्राम में समझ आ रहा है बच्चे? जी सर। आप देखें, इस वेट को मैं एक्सटेंड करूं जी पीछे सर। तो इसका डिस्टेंस आपको ये मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा 0.9, और वेट फोर्स आपको ये दे दी है। तो इसका मोमेंट कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। क्लॉकवाइज मोमेंट वुड बी इक्वल टू जी वेट इंटू डिस्टेंस। वेट था आपके पास 607.6 टाइम्स डिस्टेंस इज 0.9। जी, इसको जरा सॉल्व करें, क्या आ रहा है आंसर आपके पास? सर ये कोई फिक्स फॉर्मूला है क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए? सर, आंसर आ रहा है 546.84। 546। सर जी पॉइंट मान एट में फोर आंसर करता हूँ माना आपको बेटा, 546.84। ओके सर। 84। 84 Nm, ये मोमेंट आ गया जो वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जी बच्चे, आप पूछ रहे हो ये फिक्स फार्मूला नहीं, हमने सिंपल पढ़ा था ना कि ये पिवट हो और अगर ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका मोमेंट क्या होगा? ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस से। तो यहाँ पे फोर्स वेट ठीक है आ सर। गया, ओके। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पिवट इसका यहाँ ओके पे आ गया। सर। ठीक है। ओके। तो अब देखिए जरा, ये वेट की वजह से मोमेंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो इसकी वैल्यू ये आई है, ये आपने नोट डाउन रखनी है, 546.84। नेक्स्ट पार्ट पे आती हैं। जी, ये पार्ट हो गया मोमेंट ड्यू टू वेट। अब वो कहते हैं द लाइन ऑफ द रोप मीट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन through her center of mass at a distance of 1.2 meter from the cliff as shown in figure. The rope is at an angle of 60 degree. अब देखें यहाँ पे 60 डिग्री का जिक्र आ गया, एंगल आ गया, तो यहाँ पे अब कौन सा मोमेंट के लिए फार्मूला हम लगाएंगे? सर, सर वो सेकंड साइन वन। थीटा वाला। एग्जैक्टली सब साइन थीटा का फार्मूला, और साथ अब वो कह रहे हैं डिटरमिन द टेंशन इन द रोप। रोप में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो आपने फाइंड करनी है। ये जरा डायग्राम पे हम दोबारा आते हैं। इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करता हूँ आपके समझने के लिए, कि ये आपके पास क्लिफ हो गया, ये आपके पास रोप आ गई, और रोप में जो टेंशन होगी वो अपवर्ड होगी, और ये जो बॉडी थी उसका जो सेंटर पे वेट एक्ट कर रहा था वो इस तरह से वेट एक्ट कर रहा था, और इसका डिस्टेंस कितना दिया था आपको? 0.9। यहाँ पे आपका पिवट बना दिया था, और जो दूसरी तरफ डिस्टेंस आ रहा है नीचे, दिस वन, इसको हम इस लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे तो ये डायग्राम इस तरह से बन जाएगी। ये आ रहा है 1.2, और इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। जी बेटा, ये मुझे बताइए, डायग्राम समझ आ गई आपको? ये वेट था दिस वन जो नीचे एक्ट कर रहा था, और ये इसका डिस्टेंस था पिवट से। दूसरा रोप जो है ना वो इस तरह से जिसमें टेंशन टी प्रोड्यूस हो रही है, और उसका डिस्टेंस ये है 1.2। तो ये जो फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएगी, ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज लेके जाएगी, जैसे ये डायग्राम पे है। वेट जो है this will try to rotate in clockwise, and tension will try to rotate it in anti-clockwise। लेकिन एक डिफरेंस किस तरह से होगा कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट should be equal to anti-clockwise moment।
क्लॉकवाइज मोमेंट तो हमने ऊपर निकाल लिया था, मोमेंट प्रोड्यूस बाय द वेट, उसकी वैल्यू क्या आई थी 546.84। जी और सर। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आएगा, फोर्स की जगह ये टेंशन आ जाएगी, दिस वन, और इसका डिस्टेंस कितना आ गया 1.2, और साइन थीटा साइन 60। जी बच्चों मुझे जरा बताएंगे, ये हमने यहाँ पे दोनों फार्मूलाज यूज किए हैं, ये परपेंडिकुलर वाला था वो तो सिंपल हो गया, लेकिन जब ये एंगल के साथ आया इसके लिए तो वो हमने फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ डी साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया। एफ यहाँ पे टेंशन है जो हमने कैलकुलेट करनी है। जी बेटा यहाँ तक मुझे बताएं, ये समझ आ गई क्वेश्चन? जी सर। जी इमरान, सर। इमरान सर इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अगर ना समझ आ रहा तो मुझे पूछिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको। नहीं सर, अभी समझ आ गया। ओके गुड। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। कैसे, ये टी को सब्जेक्ट बना दें आप, और 546.84, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था टी के साथ उसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, 1.2 इंटू साइन 60। अच्छा कैलकुलेटर में आपने कैसे यूज़ करने हैं कि पहले आपने उस पर लिखा होगा साइन कैलकुलेटर पे, उसके बाद 60 लिखने, ब्रैकेट क्लोज करके, फिर उसके बाद उसको इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो ये ज़रा देखिए साइन 60 कितना आ रहा है, सर ये लिखा है 0.86। 0.866 आ रहा होगा। जी जी। जी, उसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई करें। अब सर 1.039। ठीक है, अब ऊपर आपने लिखना है 546.84, और उसको इस वैल्यू से जो आई है आपके पास वैल्यू से डिवाइड कर दें। ठीक है सर। सर आंसर 526.31 बन रहा है। जी बच्चे एक मिनट ज़रा और कीजिएगा। जी बेटा आपने क्या आंसर बताया था, इसका क्या आया? सर इसका आंसर मैंने बताया था 526.31। 526.31, ये भी न्यूटन में आ जाएगा क्योंकि ये टेंशन है, टेंशन इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स, सो दिस वुड बी द आंसर। तो ये बच्चे आप लोगों ने क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना होगा, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करने से आपको सॉल्व हो जाएंगे, ये इतने मुश्किल भी नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट जी अच्छा आना सर। चाहिए, फार्मूलाज अच्छी तरीके से, और उनकी इन जो क्वेश्चंस की